हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, जो हमारा अभी रिसेंट में पेपर हुआ था, ठीक है, उसका सेट वन, ठीक है, वो मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। उसके सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, सेट टू और सेट थ्री के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आज आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सेट वन के कुछ कॉमन क्वेश्चन है सेट टू के अंदर और सेट थ्री के अंदर, वो मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं बेटा। ओके, आज हम जो देखने वाले हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपके सेट टू और सेट थ्री के, वो सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। साइन फोर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, √3/2। ऐसा सेम क्वेश्चन सेट वन में भी पूछा था। ठीक है, वहां पर आपसे टेन थीटा देके रखा हुआ था, यहाँ पर साइन फोर थीटा है, √3/2। आपको पता होना चाहिए साइन में √3/2 वैल्यू कब आती है, तो साइन में √3/2 वैल्यू बेटा 60 डिग्री पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले ऐसे लिखा हुआ था कि साइन फोर थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन फोर थीटा बराबर साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, फोर थीटा बराबर 60 डिग्री, और यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 60/4, दैट इज आपका 15 डिग्री। अब यहाँ पर 15 डिग्री है, लेकिन हमें इसे नहीं टिक करना है बेटा, हमसे जो पूछा है वो θ/3 पूछा है। तो θ/3 क्या हो जाएगा, तो 15/3, 15/3 मतलब 5 डिग्री, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे क्वेश्चंस मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में करा चुका हूं, जब मैं आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा था तब। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या अपन इसे कर सकते हैं। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 7 y² माइनस 11/3 बाय माइनस का 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इसमें से हमको क्या फाइंड करना है बेटा, जीरोस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन वाला नंबर लिखा हो, सबसे पहले बेटा एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 3 एलसीएम आएगा। 7 3 कितना हो जाएगा, 21y² माइनस 11y और माइनस का 2। अब क्या करेंगे बेटा, ये 1/3 को हम बाहर ही रहने देंगे। हमारा ये बचा हुआ क्या है, 21y² माइनस 11y माइनस का 2। अब मैंने आपको प्राइम फैक्टराइज करते वक्त बताया था, जब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, कि ये जो कांस्टेंट टर्म होती है और जो भी y² का कोइफिशिएंट या x² का जो कोइफिशिएंट रहता है, उसे मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 21 × 2। ठीक है, 21 × 2 ये हमारा कितना है बेटा, 42। अगर इसे मैं फर्दर फैक्टराइज करूं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 × 2 इज इक्वल टू 42। अब इसे मैं किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लूं, मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा बेटा, 42। लेकिन मुझे मिडिल टर्म के बारे में सोचना है, जो कि यहाँ पर क्या है बेटा, 11 है। तो यहाँ पर अपन कैसे 11 को ला सकते हैं, ठीक है, जो जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो मैंने क्या करा, 3 × 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14। हमको पता है 40 × 3 कितना हो जाएगा, 42 होगा। और 14 और 3 की मदद से 11 को भी लाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ पर ये रहेगा आपका 21y² माइनस 11, हम कैसे ला सकते हैं बेटा, तो 14 माइनस 3 इंटू वाई, और माइनस का क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसे जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/3, और ये क्या हो जाएगा आपका 21y² माइनस का 14y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3y और माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। ओके, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/3। जो कॉमन आ रहा है इन दो टर्म में से वो कॉमन ले लेंगे। हमको दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा, 7y कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर आपका बच रहा है एक्सप्रेशन है, वो क्या बच रहा है, 3y माइनस का 2। बेटा यहाँ पर भी वही टर्म लिखी हुई, मतलब इसमें से कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली 1 मल्टीप्लाइड बाय 3y माइनस 2 लिख दीजिए। अब जब जैसे आप ये एक टर्म को ऑब्जर्व करते हैं और ये एक टर्म को ऑब्जर्व करते हैं, तो दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा, 3y माइनस 2 कॉमन नजर आ रहा है। बच क्या रहा है आपका, 7y प्लस 1। ये आपका पी ऑफ वाई था। अब इसके बाद अगर हमें जीरोस फाइंड करने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोस। ठीक है, टू फाइंड जीरोस हमें क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ वाई को इक्वल टू में जीरो कर देना पड़ेगा। मतलब 1/3 इंटू 3y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7y प्लस 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। ये 3 तो जीरो के पास में चले जाएगा, तो सिंपली या तो 3y माइनस 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या सिंपली 7y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से अगर आप देखते हैं तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2, और y बराबर क्या आ जाएगा आपका
2/3, और यहाँ से 7 बराबर माइनस का 1, y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/7, माइनस का 1/7 और प्लस का 2/3, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर अपन आपको बोला है अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। ओके, दो शब्द होते हैं बेटा, एक तो होता है आपका कंसिस्टेंट, ओके, एक वर्ड होता है आपका कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, तो जब भी कंसिस्टेंट होता है उस केस में यू विल गेट द सोल्यूशन। ठीक है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। ओके, और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको जो सोल्यूशन मिलता है वो कौन सी कंडीशन होती है बेटा, वो आपका होता है सबसे पहला यूनिक। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन आपको मिलता है ना, और एक दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। एक तो यूनिक सोल्यूशन होता है, एक इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन हमें कब मिलता है, जब लाइंस आपकी कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ठीक है, लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस रहती है। ठीक है, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब मिलता है, जब लाइंस कैसी रहती है, कोइंसिडेंट रहती है। ठीक, कोइंसिडेंट लाइन रहती है। ठीक है, और नो सोल्यूशन हमें कब मिलता है, जब लाइंस आपकी कैसी होती है बेटा, पैरेलल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंडीशंस वगैरह भी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, अगर मैं दो लाइंस क्या लेके चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लाइन ले ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन मैंने सपोज कर ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और पैरेलल की अगर बात होती है बेटा, तो a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के बराबर होता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये सारा फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे तो यहाँ इनकंसिस्टेंट बोला है, हम बिना सोचे क्या टिक करेंगे बेटा, लाइंस कैसी होंगी आपकी, पैरेलल होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या बोला है, cos थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो बराबर में क्या होता है आपका 1 होता है। यहाँ से हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखा, वहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे भेज दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो कॉस थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बच रहा है बेटा आपका, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कब मिलता है, ठीक है, कॉट थीटा पे मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The discriminant of the quadratic equation bx square plus ax plus c is equal to 0 where b is not equal to 0। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए a और b की पोजीशंस चेंज कर दिए। जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, उसको मैं कैपिटल लेटर्स के टर्म्स में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है उसको इसके साथ में कंपेयर करूं, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा बी, कैपिटल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए, और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखते हो बेटा, तो b की जगह पर क्या लिखा हुआ है आपका, a लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है बी सी, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, मतलब ए स्क्वायर माइनस 4bc, सॉरी, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका, ऑप्शन डी। यही क्या रहेगा आपका डिस्क्रिमिनेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका इफ द मिड पॉइंट ऑफ द, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब जैसे ये एक आपकी लाइन सेगमेंट हो गई। ठीक है, इस पे हम पॉइंट्स कंसीडर कर लेते, लेट दिस पॉइंट बी पी, इस पॉइंट को हम क्यू सपोज कर लेते। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको देके रखे हुए a,4 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देके रखे हुए 2,2b। अब इसका मिड पॉइंट, तो इसके मिड पॉइंट को अपन क्या सपोज कर लेते बेटा आर, और वो हमें देके रखा हुआ है 2,6। हमको क्या बतानी है वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। अब अगर यहाँ पर अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते, ठीक है, मिड पॉइंट वाला अगर अपन फॉर्मूला लगाते हैं,
ठीक है, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है बेटा, है ना? मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप फालतू कंफ्यूजन में ना आए। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ओके, जैसे हम इसे क्या सपोज करते हैं बेटा x1, इसे क्या मानते हैं y1, इसे क्या सपोज करते हैं x2, ये क्या हो जाएगा y2, ये क्या है आपका x और ये क्या हो जाएगा y। तो x बराबर सिंपली क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है? a प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 अपॉन में 2। ठीक है, ये 2 को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टू जा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2, 2 इधर आएगा तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू a, और सिंपली a बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। y की अगर बात करते हैं तो y 6 है, y1 कितना है आपका? y1 है 4, प्लस y2 की वैल्यू की बात करते हैं तो वो कितना है आपका? 2b अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा अगर आपको सॉल्व करना है तो आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो या फिर ये 2 को इधर भेज दो। तो 6 2 12, 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2b। ये क्या हो जाएगा? सिंपली 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 2b, 8 इज इक्वल टू 2b, और यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 4। a बराबर 2 है, b बराबर 4 है, आपको क्या फाइंड करना है? a प्लस b मतलब 2 प्लस 4, सिंपली क्या हो जाएगा बेटा? 6। 6 मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जो बेटा आपका सेट 3, ये जो सेट 2 के क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट थे फ्रॉम द सेट 1, वो मैंने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे बेटा सेट 3 के क्वेश्चंस की। ठीक है, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सेट 1 और सेट 2, ठीक है, सेट 1 और सेट 2 से अलग रहेंगे। ठीक है, कॉमन क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पर वापस से डिस्कस करने में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 63 सेंटीमीटर, जो आपको गिवन है वो लिख दो। डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील आपको कितना बोला है यहाँ पर? 63 सेंटीमीटर बोला हुआ है। ठीक है, डायमीटर को मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 100 रेवोल्यूशन। ठीक है, जैसे अगर मैं बेटा व्हील की बात करता हूँ, ठीक है, अगर इसमें व्हील की बात करता हूँ, ये मैंने एक पाथ बना दिया यहाँ पर। ओके, जैसे मान लो मेरा ये पॉइंट ए है, अब जब ये व्हील वापिस रोटेट करे, ओके, मतलब कंप्लीट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे, क्योंकि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे और वापिस यहाँ पर आ जाए, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? आपको खुद को पता है बेटा, जो ये लेंथ होगी, ठीक है, जो ये लेंथ होगी, इतनी कंप्लीट डिस्टेंस वो 1 रेवोल्यूशन में कवर करने वाला है। और ये जो कंप्लीट लेंथ होती है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, distance traveled in one revolution. So distance traveled in one revolution is equal to circumference of wheel. Circumference of wheel. जो व्हील का सरकमफेरेंस होगा वही क्या होगा बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। सरकमफेरेंस ऑफ व्हील क्या होता है बेटा? 2 पाई आर होता है 2 पाई आर, है ना? अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बेटा 2 इंटू आर, हमको पता है डायमीटर क्या होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 63, मतलब 2 आर की वैल्यू आपको डायरेक्टली कितनी दे के रखी है बेटा? 63 दे के रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 63 इंटू पाई, ये 2 आर की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया बेटा? 63 पुट कर दिया। ये तो 1 रेवोल्यूशन की बात हुई, हमको 1 रेवोल्यूशन नहीं, हमको कितने रेवोल्यूशन के लिए निकालना है बेटा? 100 रेवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 63 पाई बेटा काय में है, यूनिट क्या है यहाँ पर? सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 100 रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर किसकी बात करें? 100 रेवोल्यूशन की बात करें तो 100 रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा? 63 पाई इंटू 100, इतने क्या हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? अगर आप देखेंगे बेटा ऑप्शंस में तो यूनिट जो मेंशन्ड है वो मीटर मेंशन्ड है। अब यहाँ पर आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। 1 मीटर में क्या होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 1 मीटर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 63 पाई मीटर। लेकिन हमको पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी पड़ेगी, तो रख देते बेटा 22/7, इतने क्या हो जाएगा? मीटर। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, ठीक है, तो 22 इंटू 9, 9 2 जा 18, 1 9 2 जा 1 18, और 1 कितना हो जाएगा? 19, तो 198 मीटर।
ठीक है, 198 मीटर, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम था सेट 3 का जो हमने डिस्कस करा। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, टोटल बेटा जो मेरा ओवरऑल एनालिसिस रहा है वो मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, मीन का क्वेश्चन आपके सेट 1 के अंदर भी था। 7 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको यहाँ पर देके रखा हुआ है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AC, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा? 7 ऑब्जर्वेशन है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर मीन, यही मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये 7 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस 5 6 7, वो कितना है इसका सम? 17 इंटू 7। 17 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 119। ठीक है, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बोला है? मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, पहली की 4 जो ऑब्जर्वेशन है उसका जो मीन है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, पहली की 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन दे के रखा हुआ है वो कितना है आपका? 15 है बेटा, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पर देखें, ये 4 इधर अगर चले जाए तो यहाँ पर आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड इक्वेशन। फिर क्या बोला है? द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा? A7 होगी, उसके पहले की A6 होगी, उसके पहले की A5 होगी और उसके पहले की A4 होगी। तो ये जो लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन है इसका जो मीन है वो आपको दे के रखा है बेटा 18। अगेन वही सेम चीज करेंगे, 4 को इधर भेज देते हैं। तो A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7, ये क्या हो जाएगा आपका? 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 72। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे बेटा? आपसे जो बोला गया क्वेश्चन में वो पूछा गया है कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या रहने वाली है। तो हम जो सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन है इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है आपका? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7। अब अगर इसका हमने LHS पार्ट ऐड करा है तो RHS को भी ऐड करना पड़ेगा। दैट इज आपका 60 प्लस 72। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं, अगर इसको हम ऐसे लिखें A1 प्लस A2 प्लस A3, हम देख रहे हैं बेटा A4 दो बार है तो एक A4 को साइड में लिख देते हैं। A5 प्लस A6 प्लस A7, ये तो हो गया बेटा एक, प्लस आपका A4 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 132। अगर आप देखते बेटा पहली इक्वेशन से तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 119। तो अपन क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल सकते हैं? ये है आपका 119 प्लस A4 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से A4 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 132 माइनस 119। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा? ये हो जाएगा 13। 13 मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है आपको? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। ओके, ये आपकी हो गई बेटा एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर कोई सा पॉइंट है, लेट इट बी ए कॉमा बी। इस ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पर कहीं आपका ए पॉइंट रहा होगा और यहाँ पर कहीं आपका बी पॉइंट रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बेटा बात करूं, ये क्या है? आपकी वाई एक्सिस है और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है बेटा वो? तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है आपका ए। ठीक है, अब अगर मैं ये वाली डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये कहां से दूरी है बेटा? आपकी एक्स एक्सिस से दूरी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा? वो अपन देख पा रहे हैं कि वो टोटल जो लेंथ होगी आपकी, ये वाली लेंथ हमारी ए है और ये वाली लेंथ क्या है आपकी? बी। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा?
बी हो जाएगा। अब जो मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया है, इसको आप क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको क्या बोला है बेटा, एक पॉइंट देके रखा हुआ है 4,0, मतलब वो पॉइंट आपका कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा 4,0। आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा, यही वाली डिस्टेंस तो होती है। अब ये पॉइंट ही आपका यहाँ पर लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, 0 यूनिट। गलती से 4 यूनिट नहीं टिक करना है। 4 यूनिट तो क्या है बेटा, अगर आपसे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछता तो वो आपका क्या हो जाता, 4, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, आपकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वो कितनी है आपकी 4। ओके, लेकिन आपसे क्या पूछा है बेटा, एक्स एक्सिस से पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 0 यूनिट्स रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्या बोला है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटास क्या है बेटा, जीरोस है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, अगर इसको मैं कंपेयर करूं किसके साथ में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ में, तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 30, और सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 45 के। ठीक है, यही आ जाएगा। अब अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस हैं, तो यहाँ पर अगर अपन सम ऑफ रूट निकाले, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाय ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी, -30 अपॉन ए की वैल्यू कितनी बेटा, के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30 अपॉन के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो जाता है बेटा आपका, सी बाय ए हो जाता है। सी की वैल्यू कितनी है आपकी 45 के, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है के, तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45। आपको नेक्स्ट गिवन कंडीशन जो है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। 30 अपॉन में के इज इक्वल टू 45, ये के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45 के इज इक्वल टू 30, और सिंपली के इज इक्वल टू 30 अपॉन में क्या हो जाएगा 45। अगर इसको सॉल्व करते हैं 15 के टेबल से, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा आपका 2/3। 2/3 मतलब आपका ऑप्शन डी क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था जो आपसे पूछा है यहाँ पर एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आपसे क्या बोला है आपका, रेडियस ऑफ स्फीयर, the radii are of a sphere and that a base of a cone are same, मतलब आपको यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कोन के बराबर है, तो उसको मैंने आर सपोज कर लिया। इफ देयर वॉल्यूम आर ऑल्सो सेम, मतलब आपको क्या बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको पता है बेटा रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए मैंने आर स्क्वायर लिखा है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर क्यूब है बेटा, ये आर स्क्वायर है, और रेडियस को हमको क्या बोल दिया था, आर बोला हुआ था, इसलिए मैंने आर लेके रखा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4r³ अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। आर स्क्वायर से बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, सिंपली 4r आ जाएगी, और वही आपसे क्वेश्चन में भी पूछी थी, दैट इज आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है। इन अ लॉटरी देर आर 10 प्राइजेस, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं आपके, नंबर ऑफ प्राइजेस वो हैं आपके 10, और नंबर ऑफ ब्लैंक्स वो कितने दे के रखे हुए हैं आपको, नंबर ऑफ ब्लैंक्स आर 30। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टोटल हो जाएगा आपका 10 प्लस 30। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 प्राइजेस हैं और 30 ब्लैंक्स है, अगर इनको मैं अगर मिला देता हूं तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है,
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है बेटा? आपको बोला है विनिंग अ प्राइज, तो नंबर ऑफ प्राइजेस जो विनिंग वाले हैं बेटा वो कितने हैं? 10। और टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हैं आपके? 40। तो यहाँ पर सिंपली सॉल्व करोगे, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1/4। मतलब आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको ये गलती नहीं कर देनी कि आप 10/30 कर दो और 1/3 टिक करके आ जाओ, क्योंकि बेटा क्या बोला है, एक लॉटरी है जिसके अंदर अगर 10 प्राइजेस हैं तो 30 ब्लैंक्स भी तो हैं, तो टोटल यहाँ पर अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये टोटल क्वेश्चंस थे बेटा सेट 2 और सेट 3 के, जो डिफरेंट थे, जो यहाँ पर हमने डिस्कस करे। अब जो यहाँ पर मेरा ओवरऑल एनालिसिस रहा है बेटा तीनों सेट्स के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, तो जैसे हमने सेट 1 के ऑब्जेक्टिव्स देखे, सेट 2 के ऑब्जेक्टिव्स देखे और सेट 3 के भी ऑब्जेक्टिव्स देखे, तो मैंने यहाँ पर ये चीज पाई बेटा कि सेट 1 के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सेट 2 के अंदर भी रिपीट हुए, सेट 3 के अंदर भी रिपीट हुए, सेट 2 के 6 ऑब्जेक्टिव्स और सेट 3 के 6 ऑब्जेक्टिव्स ये डिफरेंट थे फ्रॉम द सेट 1। बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपके वो बिल्कुल एज इट इज सेम थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस बच जाते। तो क्वेश्चंस के लिए आप डेफिनेटली कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आगे के वीडियोस भी चाहिए, तो डेफिनेटली वो मैं आपके लिए बना के दूंगा। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताना कि नहीं सर आप आगे के भी वीडियोस बताइए, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स के सोल्यूशन है वो हमें अच्छे लगे हैं। ओके, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, तो मैं फिर आगे की चीजें भी क्या कर लूंगा बेटा, कवर अप कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे आपके कमेंट का इंतजार जरूर से रहेगा। और इसके अलावा बेटा मैं कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पे पूरा कवर करवाने वाला हूं, जिसमें मैंने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर चुका हूं, चैप्टर 2 मेरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे मैं वीडियोस डालता रहता हूं बेटा, है ना, तो वो आपको प्रॉपरली, और जो टाइमिंग रहती वीडियोस की वो रहती बेटा 5 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है, तो आप उसको चाहें तो लाइव देख सकते हैं। तब अगर आपको कुछ लगे, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना, तो नेक्स्ट डे पे मैं उसके जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे वो वाला वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर बेटा इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम फिर कनेक्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय एवरीवन।